नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है काश तुम मेरे होते, और जिसकी रचयिता हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सूरज सिंह सारथी। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। हाथ में पानी की बोतल और कंधे पर बैग टांगे मैं तेजी से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ा। बस पर चढ़ते ही सरसरी निगाह बस के अंदर सीट पर डाली। कंडक्टर सीट से 2 सीट पीछे खाली सीट की ओर बढ़ चला। अपने कंधे से बैग उतार सीट के ऊपर खांचों में बैग को ठूंस दिया। अपनी सीट पर बैठने को हुआ तो जाना कि एक महिला औसत नैननक्श पुष्ट देह, सांवली रंगत के साथ हल्का तोतिया रंग का सूट पहने सलीके से खिड़की में कोहनी टिकाए बैठी थी। मैं शर्ट के ऊपरी बटन खोलते हुए सीट पर बैठ गया। अप्रैल का महीना खत्म होने को था। गर्मी पूरे शबाब में थी। मुझे दिल्ली अपने घर जाना था। घर जाने की इच्छा हमेशा ही मुझे आत्मीय सुख प्रदान करती रही है। महीने भर से माँ बाप, पत्नी और प्यारी बिटिया लिपि की आती हुई यादों पर पूर्ण विराम लगाता दिल्ली का सफर। शायद बस को चलने में अभी समय था। बस के अंदर यात्रियों के आवाजाही के साथ साथ मेरे हलक में भी बदस्तूर मिनरल वाटर का प्रवेश जारी था। ठंडा पानी 20 रुपए 20 रुपए। मुझ प्यासे के लिए ठंडा पानी इन दिनों में अति आवश्यक चीज रहती। हालांकि एक बोतल अतिरिक्त पानी मेरे बैग में मौजूद था, मगर प्यास की यह उत्कंठा असीमित होती है, उसी तरह जैसे किसी इंसान की प्यास। जमीन जायदाद जोड़ लेने की, सोना चांदी हीरा सरीखे जेवरातों को खरीद लेने की, अधिक से अधिक कमाने और बचाने की होती है। उसे सदा ही प्यास रही है मोक्ष की, और अंत में इंसान प्यासा ही मर जाता है। साहब 20 रुपए में ठंडा पानी। कान के समीप पानी विक्रेता की आवाज ने मेरी सोच को तोड़ा। अपनी जुबान से कहता हुआ पानी की बोतल खरीद चुका था। मैंने बोतल को ऊपरी रैक में बैग के पास रख दिया। तभी बस के अंदर दाखिल होता हुआ पुस्तक विक्रेता अपना गला फाड़ रहा था। सामान्य ज्ञान आपने कभी देखा नहीं होगा, न सुना होगा। हाथों से चलने वाला आदमी, ट्री मैन, ऐसा आदमी जिसके हाथ और पैर वृक्ष की शाखाओं के समान हों। भालू से विवाह करने वाली औरत, 4 मुंह वाला बच्चा, विश्व में एकमात्र ऐसा वृक्ष जो रोता है, मन की बात को पढ़ लेने वाला कुत्ता, और भी बहुत सी हैरान कर देने वाली जानकारियां खरखराता हुआ कैसेट सा बजता चला जा रहा था। और मुसाफिर भी बस के अंदर सीट तलाशते हुए बैठ रहे थे। इस पुस्तक का मूल्य है मात्र 50 रुपए, लेकिन आज हम प्रचार कर रहे हैं, इसलिए 30 रुपए में पुस्तक देंगे। साथ में 4 पेनों का यह सेट, जिसकी कीमत है 20 रुपया, इस पुस्तक के साथ मिलेगी। अरे रुकिए जनाब, 30 रुपए का नेल कटर भी फ्री है। यह सब पेन, नेल कटर और पुस्तक का कुल मूल्य हुआ 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। मगर हम कंपनी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मात्र 40 रुपए में यह सब देंगे। जी हाँ, फायदा उठाइए, लीजिए, खरीदिए। और अब वह घुमंतु विक्रेता अपना काम कर चुका था। इस लाभकारी योजना के लिए कितने ही बाजू उसके सामने थे। नेल कटर और पेन के प्रलोभन के कारण अब एक बाजू मेरा भी था। हालांकि सामान्य ज्ञान पुस्तक सामान्य थी, उसमें कोई ज्ञान नहीं था। कुछ क्षण बाद खरीदी गई सामग्रियों को अपने बैग में रख लिया। पानी की बोतल पकड़े जैसे ही अपनी सीट पर बैठने को हुआ,
तो बगल में बैठी महिला को पहली बार अच्छी तरह आंखें सेकते हुए देखा। मुझे वह सुंदर प्रतीत हुई। उसकी महकती हुई खुशबू मेरे नुथनों में घुस गई। मेरे मन उपवन में मधुर गीत के शब्द गुंजित हो उठे। ओ सांवली सलोनी तेरी कंचन काया, उठी तरंगे मन में चले रूप की माया। उसने भी मेरी ओर देखा, जैसे मानो उसने मेरे मन का यह गीत पढ़ लिया हो। होठों को मुस्कुराहट के अंदाज में फैलाते हुए मैं बोला, माई सेल्फ रोहित खन्ना। वह निश्चित ही मुस्कुराई और मुझे निहारते हुए बोली, जी मैं आभा सक्सेना। शायद उसे अभी भान हुआ था अपने सहयात्री का, या वह अनभिज्ञता का नाटक कर रही थी। यह मेरी समझ से परे था। बस यात्रियों से बस भर चुकी थी। पी कैप पहने मरियल कंडक्टर ने बस के दरवाजे को बंद करते हुए पटका और चिल्लाया, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। बस धीरे धीरे बरेली बस अड्डे को छोड़ते हुए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। वातावरण में गर्मी सी थी। मुझे बरेली रहते हुए 2 साल हो गए थे, मगर दिल्ली से ज्यादा उमस भरी सड़ी गर्मी बरेली में महसूस हुई। बस अब हाईवे पर भाग रही थी। गर्म लू के थपेड़े मेरे बदन से टकराए जा रहे थे। गर्म वातावरण, लू के थपेड़े और सुंदर सहयात्री आभा सक्सेना के बदन की ऊष्मा ने मुझे दहकता सूरज बना दिया था। हाथ में थामे बोतल के पानी को एक सांस में आधे से ज्यादा पी गया। मैंने उससे कुछ इंच दूर बैठने की कोशिश की। क्या हुआ? वह बोली, जी कुछ नहीं। अटकते अटकते मैं बोला, गर्मी ज्यादा है इसलिए पानी पिया। सफाई देते हुए कहा, जैसे वह सब कुछ जान गई हो। हाँ गर्मी तो है, मेरे हाथ से बोतल लेते हुए बोली और गट 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 सारा पानी पी गई। खाली बोतल को सीट के ऊपर बनी रैक में रख मैं धप से सीट पर बैठ गया। मैंने दाईं तरफ और सामने अन्य यात्रियों पर नजरें दौड़ाई। कई आपस में बतियाते, कुछ खिड़की से बाहर झांकते और अनेकों फोन से खेलते और अपनों से बातें करते दिखे। मैं उसकी ओर मुखातिब हो झिझकते से बोला, आभा आप भी दिल्ली जा रही हैं? हाँ, अनमने से वह बोली। दिल्ली कहाँ रहती हैं आप? बदरपुर बॉर्डर, प्रहलादपुर। अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। अब की बार जवाब में तल्खी दिखी। मैं अब चुप रहा। जाने कब वह फिर गरज जाए या मुझ पर बरस जाए। आखिर उसे जानता ही कितना था। मैंने भागती हुई बस से खिड़की के बाहर नजर टिकाई। दिन झुलस चुका था और रात का धुआं धीरे धीरे पसर रहा था। दूर कहीं कुछ मकानों में बल्ब जल चुके थे। रोहित, यह आभा की आवाज थी। पहली बार आवाज में मधुरता लगी। मैं उसकी ओर घूमा, उसे अपलक देखता रहा। रात के पहले पहर में औसत दर्जे की साधारण महिला आला दर्जे की सुंदरी जान पड़ी। जी कहिए, चहकता हुआ बोला था मैं। आप अपने बारे में बताएं। रोहित खन्ना, सीनियर अकाउंटेंट, फर्म गैबन इंडिया लिमिटेड, बरेली में कार्यरत। घर दिल्ली, शादीशुदा, एक बेटी का पिता। एक सांस में कह गया था मैं। बस की गड़गड़ाहट में निश्चित ही कुछ शब्द न सुन पाई होगी, ऐसा मुझे लगा। क्या नाम है बेटी का? बहुत प्यारी होगी ना? आभा वात्सल्यता से बोली। जी बहुत ही प्यारी, घर की जान है। नाम लिपि है, लेकिन प्यार से सब जानू बुलाते हैं। बेटी के लिए इतना प्यार, मिश्रित भाव से बोली। काश दुनिया में सब अपनी बेटियों से
प्यार कर पाते। गड़ गड़ गड़, मुझे बस का गड़गड़ाता शोर उसके जीवन में भी महसूस हुआ। अंधेरा फैल चुका था और मेरे अंतस ने भी उसके शब्दों को सुना। मैं चुप था। किसी के जीवन में दखल अंदाजी करना मेरी फितरत भी नहीं है। रोहित, क्यों समाज ने घिनौने मानक तय कर रखे हैं? स्त्री स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ पाएगी कभी? मेरे भी अरमान थे, सपने थे। शादी विवाह सुनने में कितने छोटे और सुखदाई शब्द लगते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों को चित्त कर देते हैं। आभा क्रोधित भाव से कहे जा रही थी। सोचा था अपने बच्चों के ख्वाबों को पंख दूंगी। लड़की कोख में है तो क्या हुआ, मेरे कंधे पे बैठकर आसमान छुएगी। रुआन से और जोश से बोली थी आभा। नहीं रहना ऐसे घर में जहां लड़की का जन्म अपराध माना जाता हो। छी, थू है। शायद अपनी चीख को मुश्किल से रोक पाई थी आभा। मैंने ठीक किया ना रोहित? अश्रुधारा बहाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोली वह। क्या? मैं अवाक सा था। गौर से उसका पेट देखा जो कुछ उभार लिए हुए था। वह प्रेग्नेंट थी। मैंने अंदाजा लगाया। मैं घर, अपने पति का घर छोड़ आई। जी जी, आपका निर्णय? मैं अटकते हुए बोला। मेरी बाईं हथेली अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर सिसकते हुए फिर बोली। मैंने ठीक किया ना रोहित? उसकी गर्म हथेली का स्पर्श अनुभव कर ही रहा था, तभी आंसू की गर्म बूंद मेरी बाईं कलाई पर गिरी और तभी मानो मेरी बहती हुई प्रेम लहरी उसके प्रति रुक सी गई। आभा, साहस भरा कदम। क्षण भर की खामोशी के बाद मैं बोला। आपने अपने माँ बाप को बताया इस बारे में? मैंने उन्हें परेशान करना मुनासिब न समझा। अब जा रही हूं तो वे मेरे सुख दुख से परिचित हो जाएंगे। अपने को संयमित कर चुकी थी वह। अभी भी वह मेरी हथेली थामे थी। मैं भी न जाने क्यों उसको अपनी हथेली थामने दे रहा था। सहसा बस धीमी हुई और रुक गई। मरियल कंडक्टर बस के भीतर मरियल रोशनी का बल्ब जलाते हुए घर घराती आवाज में चिल्लाया, मुरादाबाद मुरादाबाद। गाड़ी आधे घंटे के लिए रुकेगी। यात्रीगण कुछ खा पी लें और फ्रेश हो जाएं। उसने धीरे से अपनी हथेलियों से मेरे बाईं हथेली को अलग किया। सीट से उठकर बस से उतर बाहर की तरफ चल दी। मैं भी अंगरक्षक की भांति उसके पीछे चल पड़ा। रात्रि के 11 बजे होंगे। ढाबे, चाय, चायमिन, अंडे छोले के स्टॉल, पानी, कोल्ड ड्रिंक, पान के गुटके जीवंत थे। अलग अलग राज्यों की बसें कतार में खड़ी थी। ढाबे के दाईं तरफ लेडीज टॉयलेट की ओर इशारा कर मैंने कहा, आप हो आइए। उसने मेरी तरफ संरक्षात्मक दृष्टि से देखा और टॉयलेट में घुसी। 3 मिनट बाद बाहर आते ही वह ढाबे के अंदर वॉश बेसिन में हाथ धोकर सीधे मेरे पास चली आई और बोली, चलिए, कुछ लेंगी चाय पानी? मैंने अधिकारपूर्ण हैसियत से कहा, मैं सफर में कुछ नहीं लेती। हम दोनों बात करते हुए बस की ओर बढ़े जा रहे थे। बस के अंदर सीट पर हम दोनों साथ चुपचाप बैठ गए। मैं सोच रहा था, आभा के साथ बात करते करते वक्त कट गया। न गाड़ी की गड़गड़ाहट और न झटके महसूस किए। मुझे आभास हो रहा था कि वातावरण ठंडा होने लगा है। आगे सफर में ठंड से परेशानी हो सकती है। मैंने बैग से लोई निकाल ली। बस में अन्य यात्री बैठने लगे थे। मरियल कंडक्टर ने छद्म मुस्कुराहट लिए मुझसे कहा, आपने अभी तक टिकट नहीं ली? ओह, माफ करना। जेब से पर्स निकालते हुए मैंने कहा,
आप बिजी थे, मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। उसकी मुस्कुराहट का अर्थ इस संवाद से समझ गया था मैं। आभा, आपकी टिकट भी लूं? उसकी ओर चेहरा किए कहा मैंने। बस में चढ़ते ही ले ली थी। 1,000 का नोट कंडक्टर को देते हुए मैंने कहा, एक टिकट दे दो, दिल्ली की। टिकट मेरी उंगली में फंसाकर कंडक्टर बोला, बाकी पैसे आनंद विहार ले लेना। अपनी सीट पर जाते हुए खुद से मैं बुदबुदाया, याद रहेगा तो लूंगा ना बाकी पैसे। वह चपलता से कह उठी, जैसे सुन रही हो मुझे। लाओ टिकट दो, मैं याद दिला दूंगी तुम्हें। मैं सीट पर बैठ गया। गाड़ी अब हाईवे पर सरपट भाग रही थी। खुली खिड़की बंद करने की कोशिश की मगर नाकाम। शायद शीशा जाम हो चुका था। मैंने लोई उसे देते हुए कहा, आभा इसे ओढ़ लो। उसने लोई खोली और दुपट्टे की तरह लोई से सर, पीठ, छाती को ढकना चाहा, लेकिन लोई आशा से अधिक बड़ी थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप भी ओढ़ लें, देखो कितनी लंबी है ये है। मैं सकुचाते हुए उसकी ओर खिसक गया। मैं उसके शरीर की गर्माहट को महसूस करने लगा था। यह मेरी जिंदगी का एक नया और सुंदर अनुभव था। बस की निरंतर भड़बड़ाहट के साथ मेरे दिल की धड़कन भी फड़फड़ा रही थी। मैं उसको जी भर के देखना चाहता था, मगर शरीर इतने नजदीक थे कि एक दूसरे को देखना नामुमकिन था। अब एक दुशाले के आवरण के भीतर मानो एक जिस्म हो। क्यों मैं उसके निकट जा रहा था? क्या लगती है वह मेरी? मेरा क्या नाता है उससे? मैं सोच रहा था। शायद वह सो चुकी थी। उसका सर मेरे कंधे पर था। बस की गति बहुत तीव्र थी। अचानक जोरदार झटका लगा। अपने दाएं हाथ से आभा को बमुश्किल संभाल पाया मैं। उसका सिर पुनः मेरे बाएं कंधे पर आ लुढ़का और मेरे विचार भी बस के साथ दौड़ने लगे। क्या वह सो रही है या सोने का उपक्रम कर रही है? निसंदेह सो रही है। आभा हमेशा से ही पर पुरुष से ऐसा लगाव रखती है। कहीं भोली सूरत और दयनीय कहानी सुनाती कोई घुमंतु लुटेरन तो नहीं? ओह, मैं यह क्या सोचने लगा कि अगर वह भी मेरे बारे में ऐसे ही तुच्छ विचार रखे तो? नहीं, आभा ऐसी नहीं हो सकती। मेरे अंतर्मन ने आभा के लिए जोरदार वकालत की। अजन्मी नन्ही जान को बचाने के लिए कष्टकारी कदम उठाने वाली यह तो बहादुर नारी है। आज लिंग असमानता के इस कठिन दौर में देश को आभा जैसी नायिका की जरूरत है। चंद घंटों में आभा के व्यक्तित्व ने मुझ पर कितना प्रभाव डाल दिया। आकर्षण, दया, साहस है या चाहत है उसके प्रति, मैं नहीं जानता। नींद में उसके होठों से निकले लार ने मेरे कंधों को गीला कर दिया था। मुझे लिपि बिटिया रानी की याद आई, जो मेरे संग सोते हुए अपनी लार से मेरी छाती को भिगो देती है। मैंने मुस्कुराते हुए असीम प्रेम से वशीभूत हो बाईं बाजू उसके कंधे पर डालकर उसे अपनी ओर समेट लिया। अब मैं उसकी सांसों का उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। उसकी दिल की धड़कन को सुन सकता था। कितना सरल और सच्चा हृदय है उसके पास, मैं यह जान चुका था। आभा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं उससे यह कहना चाह रहा था। मेरा यह समर्पण उसके लिए जायज नहीं था, मैं जानता था। फिर भी मैं उसको चूम लेना चाहता था। एक प्यारे शिशु की तरह प्यार कर लेना चाहता था। ओह, इतनी आसक्ति प्रभा के प्रति क्यों हो रही है? क्या वह मुझ जैसे आदमी की तपस्या भंग करने को आई है? अद्भुत अप्सरा से सुंदर भी नहीं है। क्या पता मेनका, रंभा इत्यादि अप्सराएं भी आभा की तरह सुसंस्कृत सामान्य सुंदरी रही हों। आभा, काश तेरे लिए, तेरे आने वाले नवजात के लिए
मैं कुछ कर सकता। धीरे धीरे आभा के संसार में विचरते हुए न जाने कब नींद के आगोश में समा गया। रोहित, रोहित उठो, आभा ने मेरे बाईं बाजू को हिलाते हुए कहा। हापुड़ आ गया। अभी भी हम दोनों एक लोई में थे। मैं उसके पास रहना चाहता था। अब दिल्ली दूर नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं चाहता था समय थम जाए या आभा के साथ का यह सफर कभी खत्म न हो। रोहित, तुम मुझे याद रखोगे? आभा बोल रही थी, धीरे धीरे सिसक रही थी। जाने क्यों तुमसे कह रही हूं, कब मिलेंगे पता नहीं। चाहती हूं इस जीवन में एक बार दोबारा तुमसे मिलूं और अपने जीवन के अंतरंग क्षणों को इसी तरह खुलकर बांटूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कांपते हुए कहा मैंने और अपनी दोनों हथेलियों से उसकी दाईं हथेली को दबा दिया। हथेलियों से उसकी दाईं हथेली को मैंने दबाया। वह मेरे मनोभाव जान चुकी थी। अब उसका सर मेरे बाएं कंधे पर लुढ़क चुका था। आभा सुबक रही थी। मेरी बाईं भुजा पूरी तरह से भीग चुकी थी और मैं उसके सात्विक प्रेम में पूरी तरह से भीग चुका था। आभा, मैं तुमसे आगे कुछ न कह पाया। मेरी आवाज आंसुओं में घुट कर रह गई। मैंने उसे बाहों में लोई के भीतर जकड़ सा लिया। हमें पता ही नहीं चला कि कब बस हापुड़ को छोड़ आगे बढ़ गई। अब लोई के भीतर एक तन, एक मन, एक प्रेम था और यह हम दोनों महसूस कर रहे थे। एक दूजे के ख्यालों में खोकर हम गाड़ी की गड़गड़ाहट, भड़बड़ाहट, छटके, सहयात्री सब भूल चुके थे। आनंद विहार, आनंद विहार, कंडक्टर की आवाज से अनजान रिश्ते की निद्रा टूट चुकी थी। हापुड़ से दिल्ली इतनी जल्दी? यह रात इतनी जल्दी गुजर गई। संभवतः भोर के 4 बजे होंगे। बस रुकी थी और अंतिम यात्री के रूप में हमें बस से उतरना शेष था। आप लोई ओढ़े रखें, यह कहते हुए मैंने अपना बैग सीट के ऊपर रैक से उतारा। हम दोनों बस के दरवाजे के समीप पहुंचे। आभा मरियल कंडक्टर की ओर उन्मुख हो बोली, बाकी पैसे? मरियल कंडक्टर अर्थपूर्ण हंसी के साथ 150 के कई नोट मेरी हथेली में थमा चुका था। मैंने नोटों को गिने बिना अपनी जेब में रख दिया। मैं आभा को सहारा देते हुए उसकी हथेली थामे बस से उतरा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा गला रुंध सा गया था। वह लोई ओढ़े और मेरा हाथ थामे हुई थी। हम आनंद विहार बस अड्डे से बाहर ऑटो की दिशा में चले जा रहे थे। उत्तम नगर, नजफगढ़, मुखर्जी नगर, मदनगीर, दिल्ली कैंट, जामिया मिलिया, बदरपुर, आवाज लगाता ऑटो ड्राइवरों का शोर सुनाई दिया। हम जामिया मिलिया बदरपुर वाली आवाज की तरफ बढ़े। आभा, जाने फिर कब मुलाकात हो, यह कहते हुए मेरी आंख से अश्रु की बूंदें ढल गई। वह ऑटो के अंदर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने चाहा कि उसे गले लगाकर, बाहों में भरकर, जी भरकर, खुलकर मैं भी रो लूं, मगर मेरे पुरुषत्व ने मानो मेरे आंसुओं पर लक्ष्मण रेखा खींच दी। ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट की। रोते रोते सिसकते हुए आभा ने मेरे हाथ में बस की टिकट पकड़ाई। ऑटो धीरे धीरे भोर के उजाले में मेरी नजरों से ओझल हो रहा था। वह पीछे चेहरा किए रोते हुए हाथ हिला मुझे देख रही थी। मैं मुड़े तुड़े टिकट को फेंकने ही वाला था कि उस पर कुछ लिखा हुआ पाया, काश तुम मेरे होते।